साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों हम लोग जो ये क्रेश कोर्स लेकर आए हैं क्लास 12th का, इस समाधान बैच के अंदर ये क्लास नंबर 10वीं है और 10वीं क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, यानी त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। उस चैप्टर 11वें की लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को करेंगे और आज हम लोग दो चैप्टर को पूरा कर चुके होंगे आज की क्लास के बाद, वेक्टर और 3D। कल जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग एक ही क्लास में पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग को खत्म करेंगे जो कि 4 नंबर का चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्लास मतलब 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम लोग पूरे एलपीपी को खत्म करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। साथियों अब इस क्लास को अपने बहुत सारे साथियों तक शेयर कीजिए, बहुत सारे दोस्तों तक बताइए। जो लोग भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम 2026 में देना चाहते हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आपके छपेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग शेयर करते रहिए क्लास को और इसी तरीके से पूरे एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थोड़ी छोटी होगी आज की क्लास क्योंकि विविध प्रश्नावली के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज में केवल 5 ही क्वेश्चन है। वो 5 क्वेश्चन को आज खत्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आज के हमारा ये है, हमारे सेशन का है, वो ये है साथियों कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी। उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक्कनुपात एबीसी और बी माइनस सी सी माइनस ए और ए माइनस बी। आपको उन रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। तो साथियों अगर किसी दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है, दिक् अनुपात पता है, तो आपने उन दोनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। हमने क्या किया, मान लिया दोनों के बीच में एंगल, लेट एंगल बिटवीन बिटवीन द लाइंस इज थीटा। मान लेते दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि सर कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये हमारा ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले में आपको फॉर्मूलेज को याद करने हैं। फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आप बिना याद किए काम चल जाएगा, फॉर्मूले को याद करना है और जब बार बार आप क्वेश्चन करते समय लिखेंगे फॉर्मूले को ना, तो याद हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है। जब आप खुद से कोशिश करिए मैथ्स में कि खुद से एक बार पेन चलाने की जरूर कोशिश। जो भी सवाल सीखे उसको सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं बनेगा, आपको खुद एक बार दो बार घर पे ट्राई कीजिए। पहले तो पूरी वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए। नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स पर अवेलेबल करा दूंगा इस क्लास का पीडीएफ। उनको देख के या क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार कॉपी और अपना बुक लेकर के पेन से खुद एक बार ट्राई करिए लिखने के। और जो जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी का एक सवाल 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अब 6-7 क्वेश्चन ही तो है हमारे पास पूरे बुक में न्यूनतम दूरी के। सारे क्वेश्चन को कर डालिए ताकि 5 नंबर आपका पक्का हो जाए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा तैयारी करते रहना, खुद से लिखने की कोशिश करें, तभी आपको फॉर्मूले याद होंगे। अब इसमें सारी वैल्यू पुट करो। तो पहली लाइन के जो डी आर है ये A1 B1 C1 हो जाएंगे। A1 B1 C1 का मान और ये आपके पास A2 B2 C2 का मान, सारा मान इसमें रखो। जब सारा मान इसमें रखेंगे आप तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बराबर A1 B1 C1 की जगह A इंटू B-C प्लस A2 का वैल्यू B इंटू C-A प्लस C इंटू A-B अपॉन अंडर रूट A1 B1 C1 का स्क्वायर का सम। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी तरीके से अंडर रूट A2 B2, तो हमने इसको A2 बोला, इसको B2 बोला, इसको C2 बोला है, तो इनका स्क्वायर B माइनस C का स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करिए आप। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर इन सब का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी। ए का मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी माइनस ए सी, प्लस इसका मल्टीप्लाई किया आपने तो बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी, ठीक है, प्लस इस सी का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। अपोन में जो लिखा है उसको एज इट इज रखो, क्योंकि उसको क्या सॉल्व कर, अपन उसको तो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। फिर अंडर रूट में बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। अब आप देखिए ऊपर, तो आप देखेंगे कि सर ऊपर ये सारे नंबर कट रहे हैं। प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल हो गया, माइनस का ए सी प्लस का ए सी कट गया, बी सी प्लस का माइनस का बी सी कट गया, ऊपर आ गया जीरो। अब नीचे चाहे कुछ भी नंबर आए, ऊपर जीरो हो गया, इसका मतलब पूरे का आंसर कितना हो गया, जीरो। इट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब आप सोचो कि कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब आएगी। कॉस थीटा 0 डिग्री कब आता है, तो आप सॉरी जीरो कब आता है, तो कॉस जीरो कब आता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। क्योंकि 90, हाँ, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री, यानी कि पाई/2। या हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं कैसी है, परस्पर लंबवत है। हमसे इन दोनों के बीच में कोण पूछा था, जो कि कितना आ गया, 90 डिग्री। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, पर ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि 9 नंबर का अगर ये चैप्टर है तो 5 नंबर का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आया तो बाकी के 4 नंबर में ही ऐसे छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन। आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लानी है। तो जैसे आपने ये लाइन सोचा, पढ़ा, तुरंत आपके दिमाग में आया कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का अगर आपको समीकरण निकालना है तो जो एक्स अक्ष के डायरेक्शन रेशियो होंगे, जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन होंगे, वही डायरेक्शन कोसाइन उसके समांतर रेखा के भी होंगे। बस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी लैम्ब्डा से या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डायरेक्शन कोसाइन दोनों के सेम रहेंगे। क्योंकि एक्स अक्ष जो एंगल एक्स अक्ष से बनाती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन भी एक्स अक्ष से उतना ही एंगल बनाएगी। जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से एंगल बनाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन भी वाई एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगी, यानी डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सिर्फ इतने से लाइन जो मैंने बॉक्स में बंद किया उसकी अगर हम बात करें, क्या होगा, इस डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की दिक् को जाए क्या हो जाएगी कि सर एल बराबर 1, एम बराबर 0 और एन बराबर 0। ये बात हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ सर ये होता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के डायरेक्शन कोसाइन भी यही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। हेंस डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यही होगा कितना, एल इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 0 और एन इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे पढ़िए। अब आगे क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि सर, आगे क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि एंड पासिंग टू द ओरिजिन, और वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, मूल बिंदु से जाने वाली, मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। इसका मतलब क्या आप ये मेरी बात समझ गए कि आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लानी है जो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है ये, और वो ओरिजिन से पास होती है। दो फॉर्म में हमने लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, x माइनस एक्स वन अपॉन, अब यहाँ पे डायरेक्शन a लिखो या l लिखो एक ही बात है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो जो
जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें होंगी ना वो कट जाएगी। तो जैसे अपन डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो सब में आता है, तो वो नंबर कट जाएगा। मतलब आप ए लिखने की बजाय एल लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लिख सकते हैं y माइनस वाई वन अपॉन एम और z माइनस जेड वन अपॉन एन। अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन दिए गए होते तो हम एबीसी लिखते, डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो एलएमएन। यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हेंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज x माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन जीरो इक्वल टू जेड माइनस जीरो अपॉन जीरो। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करके लिखोगे तो आप कहोगे सर ये आएगा x अपॉन वन इक्वल टू वाई अपॉन जीरो इक्वल टू जेड अपॉन जीरो। और ये हो गया लाइन की इक्वेशन जो x एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से पास होती है। तो ये जो हमने पढ़ा ये तो हमने पढ़ लिया कार्टेशियन फॉर्म में। अगर बात मान लो कि सर यही बात हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, वैसे तो वेक्टर किसी चीज ने कोई नाम दिया नहीं है, आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख के आओगे एग्जाम में तो बिल्कुल सही है। पर अगर वेक्टर फॉर्म में बोलता तो हम वेक्टर फॉर्म में भी लाइन की इक्वेशन लिखना जानते हैं सर, वो होता है आर इक्वल टू ए प्लस लेमटा बी, जिसमें ए क्या होता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास होती है, और बी क्या होता है उस लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, या उनका पोजीशन वेक्टर या डायरेक्शन कोसाइन का पोजीशन वेक्टर। तो आपकी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाती है कि आर इक्वल टू जिस पॉइंट से पास हो रही है वो तो ओरिजिन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होते हैं, तो इनके साथ आई जे के लगाओगे तब भी वो जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो जीरो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है कि सर जीरो वेक्टर एक बार लिख दो प्लस लेमटा इंटू बी वेक्टर। बी क्या है, लाइन के पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो का पोजीशन वेक्टर या डायरेक्शन कोसाइन का पोजीशन वेक्टर, वो तो ये दिया हुआ है। इनके साथ लगा दो आई जे के, आपके पास फाइनल आंसर कितना होगा कि सर आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। और जब फाइनली कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा आर इक्वल टू लेमटा आई कैप। और यही हमारे क्वेश्चन का, तो ये आ गया, हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया, ये हमने कार्टेशियन फॉर्म में निकाल। इसी बात को कई लोग पता है आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी ना वो आएगी y इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू जीरो, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो कल भी हमने, कल की क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो किसी पी की वैल्यू हमने निकाली थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा था वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि ये आ जाए क्वेश्चन, वो ना आया तो ये आ जाए, तो ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। यदि रेखाएं और रेखाएं परस्पर लंब हो तो के का मान। तो आप क्या करेंगे, तो पहले हम, अगर रेखाएं लंबवत है, दो रेखाएं, तो लंबवत होने की क्या कंडीशन पड़ी थी कि अगर दो रेखाएं लंबवत है तो हमने पढ़ा था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, इसका मान जो है ना वो जीरो होता है अगर रेखाएं लंबवत है तो। ये हमारी कंडीशन थी। a1 b1 ये नहीं था, हमने उल्टा लिख दिया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, है ना, ये लिखा हुआ था, ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो लाने का मतलब आपको लाइंस के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो जो नीचे लिखे होते हैं ना कार्टेशियन फॉर्म में वो होते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको पहले ये ध्यान रखना है कि लाइन जो लिखी गई है ना वो जनरल फॉर्म में हो। आप देखो दोनों लाइन जनरल फॉर्म में दे रखी है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट पॉजिटिव और वन लिखे हुए हैं, जनरल फॉर्म में है, तो बस जो नीचे लिखे हैं वो a1 b1 c1 हो जाएंगे। पहली लाइन को लिखिए। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास वो है x-1/-3 इक्वल टू y-2/2k इक्वल टू z-3/2। तो ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन के पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ मैं, सॉरी, लाइन के पैरेलल वेक्टर का पोजीशन डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा a1 सर -3, 8b1 सर b1 हो जाएगा 2k, और c1 कितना आ जाएगा यहाँ से 2। अब सेकंड लाइन को देखो, सेकंड लाइन क्या लिखा हुआ है,
x माइनस 1/3k इक्वल टू y माइनस 1/1 इक्वल टू z माइनस 6/-5। ये सेकंड लाइन थी, और सेकंड लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो a2 इधर 3k, b2 1 और c2 आ गया आपके पास -5। अब देखो लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, और अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू, अब लिखो यहाँ पे a1 b1 a2 b2 c2 सबकी वैल्यू, तो -3 × 3k, तो ये हो जाएगा यहाँ से -3 × 3k प्लस b1 कितना है 2k इंटू b2 1 प्लस c2 कितना है c1 है 2 और c2 है -5 इक्वल टू में 0। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -9k प्लस का 2k -10 इक्वल टू 0। ये दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -7k और -10 उधर जाके +10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -10/7, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना आप, ये भी हो सकता है आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सके, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। हाँ भाई, ये 2 लाइन है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन है ना, आपको छोड़ना ही नहीं है, वो एग्जाम में एक जरूर आएगा, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, न्यूनतम दूरी, अगर लाइन डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में है तो आपको पहले फॉर्मूला सोचिए कि फॉर्मूला क्या था। तो आपको तुरंत याद आएगा कि सर फॉर्मूला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था। तो अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको a1 b1 a2 b2 पहले निकालना है, उसके बाद ये सारी वैल्यू पहले निकाल दो, फिर पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, और इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर। आइए पहले लाइंस को लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहली लाइन, फर्स्ट लाइन क्या गिवन है सर, फर्स्ट लाइन है r इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेम्टा इंटू आई कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। ये लाइन फर्स्ट है, और यहाँ जो लिखा होता है लाइन में ये a होता है, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उसका पोजीशन में, ये b होता है, लाइन के पैरेलल लाइन का के पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो का पोजीशन वेक्टर ये होता है, ठीक है। अब तो हम 2 लाइन है तो हम इसको a1 नाम दे देंगे, इसको b1 नाम दे देंगे। तो हमारे पास यहाँ से कितना मिल गया, a1 मिल गया कि सर a1 हो गया आपके पास 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। देखिए जब पूरा लिखेंगे ना तभी आपको बोर्ड में नंबर मिलेगा, तो लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिखने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हो गया 2k b1 आ गया। अब दूसरी लाइन से लिखिए आप, सेकंड लाइन हमारे पास क्या है, सेकंड लाइन है r इक्वल टू में माइनस का 4i कैप माइनस का k कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप -2j कैप -2k कैप। ये लाइन 2 थी। अब लाइन 2 से लिख दो a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 4i कैप माइनस का k कैप। इसी तरीके से b2, तो b2 वेक्टर क्या होगा यहाँ से 3i कैप -2j कैप -2k कैप। ये हो गया b2। अब आप यहाँ से निकालिए a2 माइनस a1 पहले कि सर a2 माइनस a1, तो a2 ये लिखा हुआ है माइनस का 4i कैप माइनस का k कैप माइनस b, अरे a2 माइनस a1 है ना, ये a1 लिखिए। अब a1 ये रहा,
सर 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सॉल्व करते हैं तो माइनस का 4i कैप माइनस का k कैप माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। तो यहाँ से बन गया -4i माइनस 6i माइनस का 10i कैप माइनस का k और j तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2j ही रहेगा, इसमें j है ही नहीं, और माइनस का k माइनस का 2k सर माइनस का 3। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। यहाँ सर ये आ गया हमारे पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब आते हैं आगे। तो चलिए अब मैं इस फॉर्मूले को तो रफ कर देता हूँ। इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं रफ। आइए अब लिखते हैं B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से i कैप j कैप और k कैप। B1 के पहले B1 वेक्टर तो B1 के i j के कोफिशिएंट लिखो। तो B1 के i j कोफिशिएंट 1 -2 2, 1 i के नीचे i की वैल्यू, j के नीचे j की वैल्यू, k के नीचे k की वैल्यू। ठीक है, अब B2 के i j के कोफिशिएंट लिखो आप, 3 -2 -2, 3 -2 -2। अब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है तो डिटर्मिनेंट से इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले i के लिए सॉल्व करेंगे तो ये कॉलम और ये रो कट जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कि सर 4, फिर लगाएंगे माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई -4, जो इसको बना देगा +4, और ये बन गया i कैप। फिर j के लिए सॉल्व करते हैं तो सर माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दिया हमने, ये कॉलम j के आमने सामने के रो और कॉलम डिलीट, ये कट गया ये कट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई -2 -6 j कैप। फिर k के लिए सॉल्व किया तो k के आमने सामने के रो और कॉलम को डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, इसका इससे मल्टीप्लाई -2 -6, तो ये क्या बना देगा +6, और ये हो जाएगा k कैप। जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8i कैप, ये माइनस का 8 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +8 j कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 4 k कैप। ये हो गया हमारे पास B1 क्रॉस B2। अब एक काम करते हैं, अब और क्या जरूरत पड़ेगी अपने को कि सर इसके मॉड की, तो यहीं पे इसका मॉड भी निकाल देते हैं, मॉड B1 क्रॉस B2। तो मॉड B1 क्रॉस B2 का मतलब अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 64, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 64, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16। अब इनको जरा ऐड कर दो, कितना होता है ये? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 64 और 64 128, 128 और 10 138 और 6 144, और 144 का रूट हो गया हमारे पास 12, तो आंसर आ गया 12। अब और क्या जरूरत पड़ने वाली है हमको? सर और पड़ने वाला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं। तो A2 माइनस A1 दिया हुआ है आपके पास -10i कैप -10i कैप -2j कैप -2j कैप -3k कैप डॉट B1 क्रॉस B2 लिखा हुआ है आपके पास साफ साफ, सर 8i कैप +8j कैप +4k कैप। अब इनका कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट, तो इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप, माइनस का 8 80 हो जाएगा, 10 और 8 का मल्टीप्लाई, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, और जे डॉट जे और के डॉट के, तो सर वो हो जाएगा -16 -4 × 3 12, ठीक है, -12। अब इनको सॉल्व करो कितना होता है, तो 96 और 96 + 12, तो 96 और 4 हो गया 100, और 108 हो गया शायद, है ना, 108 आ गया सर, माइनस का 108। तो यहाँ तक हमने सारी वैल्यू निकाल दी। अब फॉर्मूले में पुट करके इसका आंसर दें, चलिए अब इसको फॉर्मूले में पुट करके इसका आंसर भी देते हैं। आइए अब हम आते हैं हमारे, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे की वैल्यू डिलीट करके सीधे लिख रहा हूँ
हाँ जी, अब मेरे भाई मैं इधर लिख रहा हूँ सारे फॉर्मूला कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था हमारे पास A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, और इस पूरे का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस में लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू आपने कितने निकाली है, माइनस के 108, माइनस 108 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, सर वो है 12, 12, और यहाँ आ गया इसका मॉड। अब देखो 12 से कट गया, 12 9 में 108, और माइनस का मॉड कितना आ जाएगा, प्लस का 9, तो आंसर आ गया 9 यूनिट। और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि सर 9 यूनिट हमारा आंसर आएगा, यानी जो न्यूनतम दूरी है दोनों रेखाओं के बीच में वो 9 आएगी। अब बढ़ते हैं साथियों हम आखिरी क्वेश्चन 5वें में, और ये लास्ट ईयर 2025 बोर्ड में आ चुका है। 2025 में ये पिछले साल ही क्वेश्चन आया है और अभी भी आ सकता है। इसकी पूरी पूरी संभावना है कि इस सवाल इस साल भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो तुमको इतनी बात समझ में आ गई कि सर किसी लाइन की अगर इक्वेशन लानी है ना, तो हमको चाहिए एक तो लाइन का पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, दूसरा लाइन के पैरेलल लाइन का पोजीशन वेक्टर। तो अब हमको पॉइंट तो दे दिया, लाइन के पैरेलल वेक्टर चाहिए या पैरेलल लाइन का पोजीशन वेक्टर चाहिए। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं इसको। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस, और वो इन दोनों लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब ये है कि बिंदु 1 2 -4 से गुजरने वाली और दोनों रेखाओं, ये जो दोनों रेखाएं दे रखी है, ये और ये, पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ने सदिश समीकरण पूछा है, वेक्टर इक्वेशन पूछा है। कार्टेशियन फॉर्म में नहीं लाना है, वेक्टर फॉर्म में लाना है। चलिए बात को समझते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि सर जो, पहले चलो एक काम करते हैं ना, जो जो चीज दे रखी है उसको लिख लेते हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है, मान लिया मैंने उसको कुछ पी, और पी पॉइंट मैंने दिया हुआ है, उसको लिख दिया कि 1 2 -4, इससे लाइन पास होनी चाहिए। एक लाइन गिवन है x-8 अपॉन 3 इक्वल टू y प्लस 19 अपॉन -16 इक्वल टू z-10 अपॉन 7। ये फर्स्ट लाइन है। अब आपको क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लाना है, तो वेक्टर की तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो पहली लाइन आपने लिखी ना, इस पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए। पैरेलल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखना है मतलब आपको डायरेक्शन रेशियोज लिखने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो अगर लिखने हैं तो पहले देखो क्या ये लाइन जनरल फॉर्म में है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लाइन जनरल फॉर्म में। तो इसका पैरेलल लाइन का पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए। तो उसको किससे लिखते हैं, बी से। तो हमने यहाँ पे मान लिया ये पहली लाइन है, तो उसको हमने बी मान लिया। बी है तो क्या आ जाएगा कि सर ये जो लिखा हुआ है ना, A1 B1 C1, इसके साथ आई जे के लगा दीजिए। तो 3i के प्लस माइनस का 16 है, तो माइनस का 16 जे के और प्लस का 7 के। ये आ गया आपके पास B1 वेक्टर, फर्स्ट लाइन से आ गया। अब देखिए सेकंड लाइन को समझिए। सेकंड लाइन ये लिखा हुआ है आपके पास, सर x-15 अपॉन 3 इक्वल टू y-29 अपॉन 8 इक्वल टू z-5 अपॉन -5। ये आपके पास सेकंड लाइन है। अब इसके भी पोजीशन वेक्टर लिख दो, पैरेलल वेक्टर, तो ये हो जाएगा B2। तो B2 वेक्टर कितना होगा कि सर 3i के प्लस 8j के माइनस का 5k। ये आ गया हमारे पास दूसरे लाइन का पोजीशन वेक्टर। अब बात को समझते हैं कि यार क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है और कैसे हमको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक ऐसे लाइन का पोजीशन, लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालो जो एक पॉइंट से पास होती है। पॉइंट दिया हुआ है और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर। तो मेरे भाई बात को समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई लाइन है, ये लाइन मान लिया हमने कोई फर्स्ट लाइन है, तो ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या किया, अब मैंने दूसरा मान लिया। चलो ये कोई एक और लाइन है, ये दूसरी लाइन हो गई। मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट लाइन थी, ये हमारी सेकंड लाइन थी। ठीक बात है सर।
अब मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लानी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास होती है। मैंने एक ऐसी लाइन बना दिया, जैसे मान लिया मैंने ये कहा कि चलो ये वो लाइन है जो दोनों के परपेंडिकुलर है और किसी पॉइंट से पास हो रही है, और वो पॉइंट पी मैंने नाम दिया है, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है सर, 1 2 और -4। फिर ये है वो लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और लाइन 1 के भी परपेंडिकुलर है और लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर, और मुझे इस लाइन की इक्वेशन लानी है। ये आपका क्वेश्चन था एक्चुअल में। अब मुझे एक बात बताइए, आप कहेंगे सर ये लाइन जो फर्स्ट है ना वो b1 वेक्टर के पैरेलल होगी, जरा b1 वेक्टर बनाते हैं। b1 वेक्टर बना रहा हूँ, ये मेरे पास मेरे भाई b1 वेक्टर होगा। आप चाहे तो इसको थोड़ा और पीछे भी ला सकते हैं कि सर थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे लिख दीजिए। ये b1 वेक्टर है, ये लाइन 1 जिस वेक्टर के पैरेलल है ना ये वेक्टर b1 है, थोड़ा सा पैरेलल, हाँ ये मान लीजिए। ठीक है, ये लाइन जो फर्स्ट है वो b1 वेक्टर के पैरेलल है। लाइन सेकंड क्या है कि सर लाइन सेकंड जो है ना b2 वेक्टर के पैरेलल है, या लाइन 2 के पैरेलल वेक्टर b2 है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आइए जरा मैं इसके पैरेलल वेक्टर बना रहा हूँ। आप कहेंगे कि सर जी ये b2 वेक्टर है मेरा। अब मुझे एक बात बताइए कि B2 अगर इस लाइन 2 के पैरेलल है, B1 लाइन 1 के पैरेलल है, तो क्या आप, और ये जो लाइन है ना हमारी जो P से पास हो रही है वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या आप मेरी बात को समझ पाए कि सर ये जो आप जिस लाइन की इक्वेशन लाना चाहते हो वो लाइन भी B1 और B2 के भी परपेंडिकुलर होगी, B1 और B2 के भी परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है लाइंस के। लाइन जो B1 है, और सॉरी फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है B1 के पैरेलल है, सेकंड लाइन B2 के पैरेलल है, और जिस लाइन की रिक्वायर्ड लाइन जो आपकी है ना वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। और ये बात आप वेक्टर में जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तब हमने जाना था कि ए क्रॉस बी जो होता है ना, ए क्रॉस बी वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल दूं कि ये जो हमारे पास जो B1 क्रॉस B2 आएगा जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा B1 क्रॉस B2, तो क्या आप मेरी बात समझ में आए कि सर ये जो B1 क्रॉस B2 आप निकालेंगे ना ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो B1 के भी पैरेलल होगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा, और B1 क्रॉस B2 सर ये B2 के भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये जो B1 क्रॉस B2 हम निकालेंगे ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यही तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी, है ना। तो अब आप कहोगे कि सर हाँ ये बात सही कह रहे हो आप, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये लाइन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये भी वो वेक्टर है B1 क्रॉस B2 जो दोनों के परपेंडिकुलर है। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि इसका मतलब सर ये लाइन इस B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगी, यानी कि थोड़ा अलग कलर से अगर आपको डायग्राम को बताऊं, मैं चलिए ये कलर लेता हूँ, है ना। जैसे अगर मैं B1 क्रॉस B2 की बात करूंगा, मान लीजिए मैंने B1 क्रॉस B2 को ये बनाया, ये जो मेरे भाई B1 क्रॉस B2 वेक्टर होगा ना, B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर के पैरेलल होगी लाइन, ये लाइन जो हम निकालना चाहते हैं वो B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगी। तो क्या आप समझ पाए कि सर हमको किसी लाइन की इक्वेशन लाने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो पॉइंट वो तो मिल गया, और दूसरा डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन तो मिल गया ना कि सर B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में होगी, बस हमारा काम हो गया। यानी हमको क्या करना है कि हमको चुपचाप से B1 क्रॉस B2 निकालना चाहिए, और इस B1 क्रॉस B2 के ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो इसी के डायरेक्शन में जाएगी वो, तो हमको डायरेक्शन भी मिल गया, तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। तो आपको याद करो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो आप कहोगे सर लाइन की इक्वेशन होती है आर इक्वल टू ए प्लस लेमटा बी, ये होता है वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, आर बराबर ए प्लस लेमटा बी, जिसमें जो ये बी ए है ना वो उस लाइन का पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जिससे लाइन पास होती है, और बी होता है लाइन के पैरेलल लाइन का पोजीशन वेक्टर। तो पैरेलल तो ये वेक्टर हुआ ना, तो यानी हम हमारा जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि हमारा क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आने वाला है वो आर इक्वल टू इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने पी वेक्टर लिख दो या ओपी लिखो, एक ही बात है, प्लस लेमटा इंटू इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है तो B1 क्रॉस B2।
यानी मेरे भाई मेरा जो आंसर आएगा ना इस क्वेश्चन का वो ये आएगा। और मुझे लगता है कि मैं आपको ये बात समझाने में सफल हो पाया कि हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक बात आपने लिखी है कि यही हमारा आंसर आने वाला है। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका मान निकाल देते हैं ना, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब चलिए, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और थोड़ा इसका हम लोग लैंग्वेज को लिखते हैं ना। आइए, तो मैं इसको तो रफ कर देता हूँ, है ना। लैंग्वेज को थोड़ा सा लिख के क्वेश्चन को खत्म करते हैं। लाइन 1 is parallel to vector b1 and line 2 is, लाइन 1 है ना, यहाँ पे बनाएंगे लाइन 2 is parallel to वेक्टर b2। ये बात समझ में आ गई कि सर दोनों लाइन b1 b2 के पैरेलल होगी। एंड रिक्वायर्ड लाइन क्या है हमारे पास कि दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स 1 and 2 is parallel to वेक्टर b1 क्रॉस b2। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए कि हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि लाइन एक वेक्टर b1 के समांतर है, लाइन 2 वेक्टर b2 के समांतर है। इसका मतलब वो लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस 1 and 2, लाइन वो रेखा जो रेखा 1 और 2 दोनों के लंबवत है, वो पैरेलल होगी b1 क्रॉस b2 वेक्टर। और अगर ये b1 क्रॉस b2 के पैरेलल होगी तो उसकी लाइन की इक्वेशन अब अपन निकाल सकते हैं आराम से। सर आराम से अब तो हम कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे साथ ही इसको तो कर देते हैं डिलीट और b1 क्रॉस b2 निकाल देते हैं। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 में निकाल देता हूँ यहाँ पे। आइए, तो b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे कि सर डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ऊपर लिख दिया हमने आई कैप जे कैप के कैप, b1 वेक्टर के आई जे के कॉफिशिएंट की सर वो लिखा हुआ है 3 -16 और 7, यही आएगा b1 वेक्टर का। आप देख लीजिए, पहले यही लिखा हुआ है। इसके बाद b2 वेक्टर की सर यहाँ से 3 8 -5, 3 8 माइनस का 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आई के लिए सॉल्व करेंगे, ये कॉलम और रो कट गया। 16 इंटू 5 80, माइनस का है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, -56। आई कैप माइनस जे के लिए सॉल्व किया तो ये कॉलम रो कट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई -15 -8 इंटू 7 इंटू 3 21 जे कैप, फिर प्लस के लिए सॉल्व किया तो ये रो कॉलम कट गया, 8 3 24 माइनस ये माइनस का 48 तो प्लस हो जाएगा 48 और के। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और तो ये हो गया 24 आई कैप 24 आई कैप, ये हो गया माइनस के 36 और ये माइनस की वजह से प्लस, तो प्लस के 36 जे कैप, ये होगा 72 प्लस 72 के कैप। ये आ गया आपके पास b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो अब हम कह सकते हैं हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज passing through the point with position vector, हाँ भाई, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर, तो इस पॉइंट से पास हो रही है, इसका पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए। सर ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप, इसके तो पास हो रही है, एंड पैरेलल टू
वेक्टर b1 क्रॉस b2। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास r इक्वल टू, मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से r इक्वल टू, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो इसको लिख दिया हमने आई कैप प्लस, स्पेस कम हो रहा है ना, एक काम करता हूँ ना, मैं इधर लिख देता हूँ ना, आप समझ जाना, आंसर को मैं इधर लिख रहा हूँ। यहाँ स्पेस है हमारे पास, ग्रीन कलर से मैं आंसर को लिख रहा हूँ ना, इसको इधर लिखा आंसर को। तो r इक्वल टू, सर r इक्वल टू होगा जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर, तो मैंने उसको कुछ p वेक्टर नाम दे दिया है, ये प्लस लेमटा इंटू b1 क्रॉस b2। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये बन जाएगा r इक्वल टू p वेक्टर, ये रहा हमारा p, जिससे पॉइंट पास हो रही है ना, p हमने उसको नाम दिया तो इसको p बोल दिया मैंने, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और प्लस लेमटा इंटू b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 वेक्टर हमने निकाला था, हो रहा कि सर यह हमारे पास है 24 प्लस 36, 24 आई कैप प्लस 36j कैप और प्लस का 72k कैप। अब आप चाहें तो इसमें से कॉमन आ रहा है 12, तो आप कॉमन ले लीजिए 12 को, और 12 लेमटा भी कांस्टेंट होगा, 12 लेमटा भी कांस्टेंट, तो उसको आप चाहे तो दोनों कांस्टेंट को किसी कांस्टेंट से और रिप्लेस कर दीजिए कि सर 12 कॉमन लिया तो ये 12 लेमटा हो गया, उसको मैंने कुछ बड़ा लेमटा नाम दे दिया, लेमटा डैश नाम दे। तो लाइन की फाइनल इक्वेशन हो गई आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 4k कैप प्लस, अब मैं 12 लेमटा लिखने की बजाय मैं कुछ लेमटा डैश लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि वो भी कांस्टेंट ही होगा, और आंसर आएगा आपका 2i कैप, क्योंकि 12 कॉमन लिया हमने, प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो ये साथियों आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लास्ट ईयर आया है तो इस साल भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो साथियों आज तो हम लोग इस क्लास में इतना ही करेंगे, और इसी के साथ मैंने आपका चैप्टर जो 3D है 9 नंबर का और 7 नंबर का वेक्टर, 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो जो साथी नए हैं, आप जाके यूट्यूब चैनल साहनी मैथमेटिक्स में प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ समाधान बैच के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो उनका प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मौजूद है, 1 बाय 1 वहाँ जाके आप देख लीजिए। इन क्लासेस की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराता हूँ, तो अगर आप नए हैं और नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने बहुत सारे ढेर सारे दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि सभी को इस क्लास का फायदा हो सके। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे LPP। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।